नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है फसाद वाली दुल्हन। अरे तारा, ध्यान कहाँ है तेरा? कढ़ाई जल कर राख हुई जा रही है और तू है कि हाथ में सब्जी लेकर न जाने कहाँ देख रही है। पानी से भरी बाल्टी वहीं रखती हुई अम्मी बोली। अचानक अम्मी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ी और हड़बड़ाहट में कटे हुए आलू नीचे गिर गए। या अल्लाह, तू छोड़ ये सब, मैं देखती हूँ। एक ही तो बर्तन बचा है, वो भी लगता है तू जला कर ही छोड़ेगी। तू ये पानी मटके में रख ले और बाल्टी सबीना आपा को दे आ। अम्मी ने आंच बुझाई और सब्जी धोने लगी। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपा के घर जाने की, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। मैं जानती थी कि आपा मुझे बैठाकर फिर वही सब बातें करेंगी जिनसे मैं भागना चाहती थी। मेरे दर्द से आपा का दर्द कुछ कम नहीं था, मगर मैं क्या करूं? जिस दर्द को मैं भूलना चाहती थी उसे कोई मुझे भूलने ही नहीं देता। 7 माह से ऊपर हो गए थे मुझे इस पुनर्वास कैंप में रहते हुए, मगर जख्म है कि पुराना ही नहीं होता। एक जख्म हो तो भरने का उपाय भी करे, यहाँ तो मरहम बेअसर पड़ रहे हैं और जख्म दिन ब दिन नासूर बनते जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि सबीना आपा घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने उनके बेटे अब्दुल भाई को बल्टी पकड़ा दी। हालांकि अब्दुल भाई की लिजाती निगाहों का एहसास मुझे अपनी पीठ पर भी हो रहा था, मगर अब तो मैं ऐसी निगाहों और बदन को नंगा करते जुमलों की आदी हो चुकी थी। इतनी उम्र में मैं इतना तो जान ही गई थी कि खुदा ने हम औरतों को बनाया है इसलिए है कि मर्द हमारा उपभोग कर सके। तारा के अब्बू, आप कहीं से भी बेटियों का निकाह का बंदोबस्त कीजिए। आप समझते नहीं हैं, जवान बेटियां माँ बाप के घर में सुलगते हुए अंगारे के समान हैं। जमाने की जरा सी हवा भी लगी तो हमें राख का ढेर होते देर नहीं लगेगी। मैं 4 बेटियों के निकाह का कैसे इंतजाम करूं बेगम? किसी तरह तो तारा की थोड़ी उम्र बढ़ाकर सरकारी निगाह में बैठाया था। सोचा था 1.5 लाख तक की सरकारी सहायता राशि मिल जाएगी तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मगर दुख तो दूर होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं ये बूढ़ा शरीर लेकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पा रहा हूँ। इनके निकाह की बात मैं कैसे सोचूं? काश कि हमारा नफीस जिंदा होता। तारा के अब्बू तो उस आग में नफीस की जगह हम दोनों मर गए होते तो आज यह दिन देखना न पड़ता बेगम। अम्मी, आपने हम 4 बहनों को क्यों नहीं धकेल दिया उस आग में? आज इस तरह हर रोज मरना तो नहीं पड़ता। अब मुझे उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। मैंने आगे बढ़कर चटाई पर सिमटी हुई अपनी तीनों बहनों को सीने से लगा लिया। मेरी बातें सुनकर अम्मी और अब्बू दोनों बाहर चले गए। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर शकीला, सन्नो और फातिमा का दहशत भरा चेहरा देखकर आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। 13 साल की शकीला, 11 साल की सन्नो और 9 साल की फातिमा निकाह और सौहर का सही मतलब भी नहीं जानती थी। मैं भी कहाँ जानती थी। जब मेरा निकाह हुआ था 15 बरस की उम्र में अब्बू ने 19 बरस लिखाकर सरकारी निकाह में बैठा दिया था। मैं याद तो नहीं करना चाहती थी, मगर न जाने क्यों जब भी मैं सोने जाती हूँ तो मुझे उन्हीं पुराने दिनों की याद आने लगती है और खोने लगती हूँ। मैं अपने गांव की उन्हीं पुरानी गलियों में, प्रयागराज शहर में गंगा नदी के किनारे बसा मेरा गांव था, जहां सब मोहब्बत की परिभाषा पर अमल करते थे। सुबह मस्जिद में पढ़ने वाली अजान की आवाज जब कानों में पड़ती तो सबके बदन में मानो नया जोश भर जाता था। हर दिन खुशियां लेकर आती थी और हर रात मीठे मीठे सपने दिखलाती थी। पर एक दिन न जाने कैसे लोगों के मन काले होने लगे। इंसान पर शक करने लगा। अब्बू ने हमारे मदरसा जाने पर भी रोक लगा दी। बाहर जाना होता तो अब्बी या नफीस भाईजान के साथ ही जाते, वो भी बहुत कम। फिर एक दिन जिस बात का खौफ था वही हुआ। मुझे आज भी याद है वो मंजर, धू धू करके जलता हुआ घर, खेत खलिहान, सबके सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। सड़कों पर मौत नंगा होकर नाच रही थी। अब्बू ने हम 4 बहनों को एक ट्रैक्टर की टाली में बैठा दिया। उधर नफीस भाई जान अम्मी को
खोजने लग गए थे। थोड़ी देर में अम्मी को तो कुछ लोग लेकर आ गए, मगर नफीस भाईजान आज तक नहीं आए। किसी तरह हम अपने गांव वालों के साथ यहाँ शहर के पुनर्वास शिविर में पहुँचे, मगर यहाँ तो हमारी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई। अपनों के खोने का गम, ऊपर से पेट की आग अब हर रोज तिल तिल करके सबको जला रही थी। इन सब के अलावा भी एक और आग थी, तन की आग, जो आए दिन किसी न किसी लड़की की आबरू के चिथड़े करने लगी थी। कैब में सब कुछ बेपर्दा था। छोटे छोटे तंबुओं में बटा जीवन हर पल असुरक्षित था। ऐसे में जब सरकारी निकाह और शादीशुदा जोड़ों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई तो लोगों की बाँछें खिल गई। बेटे वाले और बेटी वाले दोनों अपना अपना फायदा सोचने लगे। मेरे अब्बू ने भी मेरा नाम उसमें लिखवा दिया। अपने होने वाले शौहर को मैंने चेहरा भी नहीं देखा था, न ही उसके बारे में कुछ जानती थी। मैं तो बस इतना जानती थी कि मेरे निकाह कर लेने से अम्मी बाबू के दुख दूर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस निकाह को कबूलने की मोहर लगा दी। अपने शौहर के घर जाने पर मुझे पता चला कि मैं यहाँ न तो नई नवेली दुल्हन थी और न ही तारा बेगम। मेरा नाम बदल चुका था। सबने मुझे फसाद वाली दुल्हन के नाम से नवाजा। मेरी सास ने भी सबसे मेरा परिचय इसी नाम से कराया। मेरे शौहर और सास ससुर दोनों पास के ही चौराहे पर सब्जी की ठेली लगाते थे। मैं सुबह उठकर घर के सारे काम निपटा कर खाना बनाती। दोनों बाप बेटे खा पी कर मंडी चले जाते। वहां से आकर सब्जियों को धो पोंछ कर ठेली पर सजाते, जिसमें मैं भी उनकी मदद करती। 2 छोटी ननदें भी थी, जिनकी खिदमत भी मुझे ही करनी पड़ती थी। उम्र में वो मुझसे ज़्यादा छोटी तो नहीं थी, मगर अब मैं उनकी तारा भाभी जान थी, सो मैं ही बड़ी थी। मैंने इसी जिंदगी को अल्लाह की सौगत मानकर अपना लिया था, मगर मेरी खुशियों की उम्र ज़्यादा न हो सकी। एक दिन जब मेरे ससुराल वालों ने सुना कि 1.5 लाख मिलने वाली सहायता राशि योजना सरकार ने बंद कर दी है, उसी दिन से मेरी किस्मत के दरवाजे पर भी ताला लग गया। ससुराल के सभी लोग मुझे नफरत भरी नज़रों से देखने लगे। मुझ पर दबाव डालने लगे कि मैं वो रुपए अब्बू से मांगूं जिसे देने का वादा करके सरकार मुकर गई थी। जब इस बारे में मैंने अपने शौहर से बात करनी चाही तो उसने भी टका सा जवाब देते हुए कहा, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। इससे तो अच्छा होता कि हम अपने रिश्तेदारों की लड़की ले आते। एक तो दंगे वाली लड़की को घर लाने की जहमत की, ऊपर से कुछ हाथ भी नहीं लगा। अब तुम अपने अब्बू के पास जाओ या ना जाओ, मैं तो अगले महीने दिल्ली जाने की सोच रहा हूँ। कादिर चाचा जान रहते हैं वहाँ, कहा है वहीं पर कुछ अच्छा काम दिला देंगे। अभी 2 बहनों का निकाह भी करना है। मैं भौचक्के होकर अपने शौहर का चेहरा देखने लगी। ओह, तो यहाँ भी परेशानी लड़कियों को लेकर ही है। इन मर्दों ने अपनी किफ़ायत के लिए औरत को ही औरत का दुश्मन बना दिया है। अपनी बहन बेटी के लिए दूसरे की बहन बेटी की बलि चढ़ाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। काश मैं लड़की नहीं होती, मगर अल्लाह ने न मेरी कभी सुनी और ना ही उनके नुमाइंदे ने। मेरे शौहर के चले जाने के बाद ससुर ने मुझे अम्मी के पास पहुंचा दिया और कहा, जब 1.5 लाख रुपए हो तभी आना। कभी कभी तो दिल करता है कि सबीना आपा की बेटी की तरह मैं भी दुनिया को अलविदा कह दूं। आपा, आप रो रही हो। मेरी आंखों से आंसू बहकर सन्नो के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। तू सो जा सन्नू, ये आंसू तो अब लगता है मेरी मैयत के साथ ही जाएंगे। ऐसा मत कहो आपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना। हम चारों बहन ही एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे के साथ जिएंगे। हम अम्मी अब्बू का भी सहारा बनेंगे ताकि उनको नफीस भाईजान की कमी महसूस न हो। ऐसा नहीं हो सकता सन्नू, समाज में एक फसाद वाली लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी जिंदगी भी इन्हीं तंबुओं की तरह है, हमेशा दूसरे के रहमो करम पर गुजारा करना पड़ता है। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे तोड़ मड़ोड़ कर जिस दिशा में चाहे उसी दिशा में लगा देते हैं। इन तंबुओं की तरह हमारी भी कोई जमीन नहीं, कोई नींव नहीं और कोई मंजिल नहीं है।
तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।